टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर के बाग के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं सदी के बाद भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका जीवन और राज्य कई प्रकार के सैन्य अभियानों, राजनीति, नवाचार और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध का जटिल भूमिका है। टीपू सुल्तान के बारे में एक समग्र अवलोकन प्रदान करने के लिए मैं उनके जीवन, उपलब्धियों और विरासत के विभिन्न अनुभागों में बांटने की आवश्यकता होगी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली, एक गांव में हुआ था, जो कि आजकल कर्नाटक, भारत में है। वह मैसूर राज्य के सुल्तान हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फख्र उन निसा के बड़े बेटे थे। एक छोटे से उम्र में ही टीपू सुल्तान ने सैन्य कार्यों, प्रशासन और अपने लोगों की कल्याण की ओर अपनी गहरी रुचि दिखाई। 1761 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के राजा के रूप में गद्दी पर चढ़े और वह सुल्तान फतेह अली साहब टीपू के रूप में जाने गए, जबकि उनका राजा नाम सुल्तान फतेह अली साहब था। उनका आवाजाहन क्षेत्र का आरंभ हुआ, जो क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की गई। टीपू सुल्तान के शासन की एक प्रमुख बात यह थी कि उन्होंने लगातार ब्रिटिश पूर्व भारत कंपनी के खिलाफ लड़ा, जिसे भारतीय गढ़वालों के इस्तेमाल करने की इच्छा थी। इस संघर्ष को अक्सर एंग्लो मैसूर संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जो टीपू सुल्तान की विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 to 1769। टीपू सुल्तान के गद्दी पर आने के पहले वर्षों में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रकोप हुआ। युद्ध का अंत समाप्त हो गया, लेकिन इसने टीपू के ब्रिटिश के साथ मुखद्वार पर आने के संघर्ष की शुरुआत की। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 to 1784। यह युद्ध टीपू सुल्तान के ब्रिटिश के खिलाफ मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि टीपू को कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिली, युद्ध का अंततः तिरुवनंतपुरम के समझौते के साथ हुआ, जिससे स्थिति वापस आ गई। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 to 1792। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश, मराठों और हैदराबाद के निजाम के संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके कठिन प्रतिरोध के बावजूद टीपू को आखिरकार हार माननी पड़ी और 1792 में सिरिंगपट्टम के समझौते के रूप में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार उन्हें बड़े क्षेत्रों को त्यागने की और एक बड़ा उद्धार चुकाने की पदाधिकार थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 to 1799। आखिरकार और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान को फ्रेंच और अफगान राजा जमान शाह के साथ गठबंधन करने के परिणाम स्वरूप में हुआ था। हालांकि उन्होंने कुछ प्रारंभिक सफलताएं हासिल की, लेकिन उन्हें उनके कुछ साथियों द्वारा धोखा दिया गया और 1799 में ब्रिटिश बल जनरल सर आर्थर वेलेस्ली, फिर मारलास का ड्यूक, के नेतृत्व में सीरिंगपट्टम को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई और मैसूर को ब्रिटिश द्वारा जोड़ दिया गया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 to 1769। टीपू सुल्तान के गद्दी पर आने के पहले वर्षों में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रकोप हुआ। युद्ध का अंत समाप्त हो गया, लेकिन इसने टीपू के ब्रिटिश के साथ मुखद्वार पर आने के संघर्ष की शुरुआत की। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 to 1784। यह युद्ध टीपू सुल्तान के ब्रिटिश के खिलाफ मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि टीपू को कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिली, युद्ध का अंततः तिरुवनंतपुरम के समझौते के साथ हुआ, जिससे स्थिति वापस आ गई। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 to 1792। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश, मराठों और हैदराबाद के निजाम के संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके कठिन प्रतिरोध के बावजूद टीपू को आखिरकार हार माननी पड़ी और 1792 में सिरिंगपट्टम के समझौते के रूप में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार उन्हें बड़े क्षेत्रों को त्यागने की और एक बड़ा उद्धार चुकाने की पदाधिकार थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 to 1799। आखिरकार और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान को फ्रेंच और अफगान राजा जमान शाह के साथ गठबंधन करने के परिणाम स्वरूप में हुआ था।
हालांकि उन्होंने कुछ प्रारंभिक सफलताएं हासिल कीं, लेकिन उन्हें उनके कुछ साथियों द्वारा धोखा दिया गया और 1799 में ब्रिटिश बल जनरल सर आर्थर वेलेस्ली, फिर मारलास्का ड्यूक के नेतृत्व में सीरिंगपट्टम को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई और मैसूर को ब्रिटिश द्वारा जोड़ दिया गया। टीपू सुल्तान को अकेले एक सैन्य नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। उनके प्रशासन और सुधार के कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं मुद्रास्फीति में नवाचार। टीपू सुल्तान ने नवाचारिक मुद्राकारी प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें पारसी लिपि की अंशत लिपि का उपयोग और विभिन्न प्राणियों की चित्रित छवियों की शामिल होती थी, जिसमें एक बाघ भी शामिल था जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। भूमि राजस्व सुधार। उन्होंने भूमि राजस्व सुधार किए जो किसानों पर दबाव को कम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए थे। इन सुधारों में भूमि राजस्व का नया तरीका और न्याय संगत कर करने के लिए नए तरीके शामिल थे। व्यापार की प्रोत्साहन। टीपू सुल्तान व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वस्तुत शुल्क को निरस्त करने और व्यापारियों और व्यापारिकों को प्रोत्साहित करने के उपायों का निर्धारण किया। उन्होंने व्यापार केंद्रों की स्थापना की और विदेशी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। सैन्य नवाचार। उन्होंने मैसूरी सेना को नई प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रौद्योगिकी और सैन्य विज्ञान में नवाचारी बनाया। उनके सैन्य के अद्वितीय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग युद्ध में किया गया, जिसके कारण उन्हें रॉकेटमैन का उपनाम मिला। कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना। टीपू सुल्तान कला और संस्कृति के प्रोत्साहक थे। उन्होंने कवियों, विद्वानों और कलाकारों का समर्थन किया और उनकी दरबार को सांस्कृतिक जीवंतता के लिए जाने जाते थे। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीतियों पर बहस और चर्चा का विषय रहा है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे एक सहिष्णु शासक के रूप में, जिनके हिंदू अनुयायियों के अधिकारों का सम्मान किया गया, वे भी यह दावा करते हैं कि उन्होंने गैर मुस्लिमों पर इस्लामिक अभियान लागू किया। यह जरूरी है कि धार्मिक नीतियों के इस मुद्दे पर इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर विचार विभिन्न हैं और टीपू सुल्तान की धार्मिक नीतियों पर विचार विभाजन के लिए बने हैं। टीपू सुल्तान की विरासत का मुद्दा बहस और विवाद का विषय है, जो उनके शासन की जटिल और बहुप्रतिष्ठित प्रकृति को प्रकट करता है। उनके प्रशंसक उन्हें एक बहादुर योद्धा के रूप में देखते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कठिन विरोध किया और एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रगतिशील सुधार किए। उनके विरोधी उन्हें धार्मिक असहिष्णुता और मजबूर करने का आरोप लगाते हैं। हाल के सालों में टीपू सुल्तान की विरासत भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद का विषय रही है।